हेलो गाइस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में स्टार्टिंग की 3 रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें मेनली एक ही रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो बात करें अगर एल्डोल कंडेंसेशन की, तो इन सभी पॉइंट्स के अंडर में एल्डोल कंडेंसेशन को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। तो देखें, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक क्यों होता है। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें सिंपल और क्रॉस एल्डोल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक ट्रिक देखेंगे जिससे आप एल्डोल प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर पाएं। अगर आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं और आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप इजीली इस ट्रिक की हेल्प से एल्डोल प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। उसके लिए अपन एनसीईआरटी की तरफ आ गए हैं। बात करें अगर अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाया और इसके आगे ये कार्बन चेन मैंने ड्रॉ की। अब अगर इनका नंबरिंग करना हो तो आईयूपीएसी में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। लेकिन अगर कॉमन नेम सिस्टम में नंबरिंग करनी हो तो कॉमन नेम सिस्टम में हमें क्या देखना होता है, कॉमन नेम सिस्टम में हमें देखना होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन गामा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2। ये 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। एक मैंने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें आप बताइए कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। अल्फा हाइड्रोजन देखो, वही ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये भी है। दोनों कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन सभी हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 6 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें अगर बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये, और इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन का नंबर होगा हमारे पास 4। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, इसका नेम आप जानते हैं क्या है? इसको फॉर्मेल्डिहाइड या फिर आईयूपीएसी में मीथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन। अब इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ये बेंजीन रिंग है, सॉरी उल्टा हो गया। बेंजीन रिंग ऑल्टरनेट पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाया। अब हमें बताना है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं इस कंपाउंड में। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब इस पे कितने हाइड्रोजन है वो काउंट कर लीजिए, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? 1 2
3 4, इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी है, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। पहली बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक क्यों होता है। चलिए चलते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे ये जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसी एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इसको दोबारा रीराइट कर लेता हूं। यहाँ पे ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है इसकी क्या है, फ्री हैं, मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन भी लग सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी लग सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक, ये एक कंपाउंड जो है वो एसिडिक है, या यूं कहें कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है या नहीं, उसके लिए क्या समझना होगा, हमें पहले ये समझना होगा कि एसिडिक नेचर निकालते कैसे हैं। तो देखिए, ये वैसे तो आप 11th क्लास में एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा एक बार और डिस्कस करूंगा। जैसे सपोज एक इमेजिनरी कंपाउंड मैंने माना HA, ये HA कंपाउंड एसिड है या नहीं वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि इसकी H+ आयन देने की कैपेसिटी है या नहीं। अगर ये कंपाउंड H+ आयन डोनेट करता है और साथ में A- में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। पहली बात। स्ट्रेंथ की बात करें इसकी, तो ये कंपाउंड अगर जैसे ही H+ और A- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज हैं प्लस और माइनस, तो ये क्या करेंगे, रिवर्स मतलब दोबारा से HA बनाने की टेंडेंसी रखेंगे। अगर इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ है तो क्या होना चाहिए कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा कब हो सकती है, वो तभी पॉसिबल है कि जो ये A- बना है, A- बना है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर A- की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी तो H+ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और ये कंपाउंड जो होगा वो HA कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये सिंपल से समझ में आया कि 2 बातें हमें समझ में आई कि इंटरनल कोई रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से ये H+ और A- में ब्रेकअप हो इनका, और दूसरी बात हमें समझ में आई कि जो ये एनायन है वो स्टेबल होना चाहिए जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। क्या यहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन रही हैं? यहाँ पे हम इस कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये अपने नेबरिंग कार्बन से क्या करता है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहता है। और पूरा करने का इसके पास एक ही रास्ता है कि जो बॉन्डेड पेयर हैं, मतलब इसने जो केमिकल बॉन्ड बना रखे हैं जिन जिन एटम से, उनके बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो करेगा भी क्योंकि इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके नेबर वाले कार्बन जो है, जिसको अल्फा कार्बन हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये भी सेम काम करेगा। ये क्या करेगा, ये भी अपने जो बॉन्डेड कार्बन है या हाइड्रोजन है उनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और इसके पास एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और H+ के फॉर्म में निकल सकता है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो बना था वो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बना था, लेकिन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में चला जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाता है।
अब ध्यान देना कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ये तो क्या कर रहा था, डेफिशिएंसी दिखा रहा था, मतलब पूरी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया नहीं था। लेकिन हाइड्रोजन ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या कंडीशन बनेगी समझना इसको। देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O ये बन गया, इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और रिमेनिंग दो वैलेंसीज एज सच हैं, और यहां से एक H प्लस निकल गया। तो पहला जो मैं बोल रहा था कि कोई भी कंपाउंड या एसिडिक कब होगा, जब वो H एक एनायन और एक H प्लस में डिसोशिएट हो जाए, तो ये डिसोशिएट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो है उसका नेचर मोर एसिडिक या स्ट्रेंथ अगर देखनी हो तो हमें देखना होगा कि इसकी स्टेबिलिटी, एनायन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो देखो यहां पे अगर स्टेबिलिटी आप देखना चाहें तो ये नेगेटिव चार्ज जो आया है इस कार्बन के ऊपर, वो डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये नेगेटिव जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो और ये पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो, और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओ नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड C, और इस तरह से ये नया एक स्ट्रक्चर बन गया। और इस आयन को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट आयन बोलते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एनायन बन रहा है वो कैसा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा रीजन जो जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, किसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, इस एनायन का। एनायन को ही हम क्या बोलते हैं, देखो अगर ब्रोंस्टेंट लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये एसिड है, तो इसमें ये H प्लस डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एनायन है उसको कॉन्जुगेट बेस भी आप बोल सकते हैं, ये एक कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये एसिड है ये कंपाउंड, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए जी, यही सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपको अभी आगे काम आएंगी कि ये किस तरह से जो हम एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का है। मतलब अगर बेस इसके पास आए तो ये क्या कर सकता है, बेस इस H प्लस को, इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल के ले जा सकता है और एक एनाइन फॉर्म हो सकता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए जी, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, चलते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ समझ लीजिए, बहुत छोटी छोटी हैं। एक तो वर्ड, पहले तो इस एल्डोल कंडेंसेशन के दोनों वर्ड को समझ लीजिए। एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डोल जो है वो दो वर्ड से डेराइव हुआ है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डिहाइड का ALD स्टार्टिंग के 3 लेटर्स एल्डिहाइड, और एल्कोहल के लास्ट के 2 लेटर्स लिए तो बन गया एल्ड, एल्डिहाइड से आया, और एल्कोहल के लास्ट के 2 लेटर्स लिए OL, एल्डोल। ये एल्डोल कैसे आया, क्या है एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल का मतलब है कि एल्डोल जो इसमें जब हम एल्डिहाइड लेते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और डाइल्यूट NaOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी होता है, इसीलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। पहली बात एल्डोल समझ में आया कि एल्डोल क्या है। दूसरा वर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना, दो वर्ड हैं, एक तो है कंडेंसेशन और एक वर्ड है एडिशन। लगभग दोनों सेम ही हैं, थोड़ा सा अंतर है, एडिशन और कंडेंसेशन। देखो एडिशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है, मैं एक ऐसे जर्नल एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो ये 2 ब्लॉक हैं, सपोज ये 2 ब्लॉक हैं। अब इन दोनों ब्लॉक्स को मुझे ज्वाइन करना है, इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करना है। इनको 2 मॉलिक्यूल मान सकते हो, ब्लॉक मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। इनमें से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया जाए। क्या किया जाए, ये ब्लॉक लिया ना, क्या किया जाए, ये ब्लॉक लिया और दूसरा ब्लॉक ये लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा ब्लॉक हमने ये लिया और दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह की ज्वाइनिंग जब होती है तो इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन।
कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि इनमें से, देखना ध्यान देना, कि इनमें से स्मॉल पार्ट, एक जो ये ब्लॉक है इसका एक स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाए। देखो कौन सा स्मॉल पार्ट रिमूव किया मैंने, ये वाला स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया। जो मैंने आपको रेड वाला पार्ट दिखा रहा हूं, ये ध्यान देना, ये रिमूव किया हुआ पार्ट है। और मैंने क्या किया, इस दूसरे वाले ब्लॉक में से भी कुछ इस तरह का ही पार्ट, यहां से मैं बात करूं, यहां से इस तरह से मैंने रिमूव ये वाला पार्ट कर दिया। ठीक है, अगर इसमें से अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया, सॉरी उल्टा, देखो इसमें से अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट यहां से रिमूव, एक इतना पार्ट यहां से रिमूव किया, एक इतना पार्ट यहां से रिमूव किया। दूसरे वाले ब्लॉक में से मैंने क्या किया, ध्यान देना इसको, ठीक है, ये रिमूव किया। अब आप इसको जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका देखना, मैं इसको दोबारा से इसको ऊपर आप पेंसिल चलाता हूं, देखो यहां पे ये वाला पार्ट बचा। अगर मैंने इसमें से ये रेड वाला पार्ट निकाल दिया तो ये वाला बचा, और इसमें से रेड वाला पार्ट निकाल दिया तो ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, अब देखना ध्यान देना कि मैंने इंटरमीडिएट बताता हूं कि इस तरह से इंटरमीडिएट बने। ये वाला पार्ट बचा फर्स्ट वाले में से, ठीक है, और सेकंड वाला जो है उसमें से क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा है। ध्यान देना आप अच्छे से, है ना, ये थोड़ा छोटा बन गया, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा वैसे एक बार में। मैं ड्राइंग इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। अब देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही तो ना, मतलब एक स्मॉल पार्ट इसमें से निकल गया, एक स्मॉल पार्ट, दो स्मॉल पार्ट इसमें से निकले, एक स्मॉल, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन किस तरह से हो जाएंगे, देखो ये वाला और दूसरा वाला, दूसरा वाला जो है वो इस तरह से यहां पे आया, ये इस तरह से ज्वाइनिंग हो जाए तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला पार्ट जो बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, एडिशन। तो कहने का मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अगर ये दोनों पूरी तरह से एज सच ही ज्वाइन हो जाएं तो इसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर दोनों प्रोडक्ट का स्मॉल स्मॉल पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए और फाइनली दोनों ज्वाइन हो जाएं तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे आपको, कंडेंसेशन और एडिशन। चलिए अब अपन आते हैं, मतलब समझ में आ गया, एल्डोल और कंडेंसेशन दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। कंडीशन हमने बात कर ही ली है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनमें मिनिमम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वो ही रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकती है। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें प्रेजेंस, रिएजेंट क्या होना चाहिए, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली लाइक NaOH हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। कैटलिस्ट की तरह मतलब इनकी एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हम अभी देखेंगे। डाइल्यूट एल्कली की जगह क्या क्या ले सकते हैं हम, डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट KOH ले सकते हैं, ठीक है, या फिर डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, या फिर हम डाइल्यूट एक ऐसा सॉल्ट, बेसिक pH वाला सॉल्ट भी, K2CO3 भी ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी एल्केलाइन कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। इनसे प्रोडक्ट जो होता है वो एल्डोल फॉर्म होता है। एल्डोल को अगर बोलना चाहें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। एल्डिहाइड और एल्कोहल में मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है प्राइमरी एल्डिहाइड होता है, और ये बीटा पोजीशन पे है। ये तो एल्डिहाइड हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको अल्फा, इसको बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या होगा, एल्कोहल है, तो इसको क्या बोल देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट को अगर कॉमनली नेम दिया जाए तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं एल्डोल को, ठीक है। और अगर यहाँ पे कीटोन लिया गया है, एल्डिहाइड लिया गया है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर कीटोन लिया गया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। तो जनरली तो एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं, लेकिन एल्डोल और कीटोल, कीटोल मतलब अगर रिएक्टेंट जो है वो कीटोन लिए हैं तो कीटोल बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई। यही चीजें इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं NCERT के में, एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वही सारी चीजें दे रखी हैं।
एल्डोल जो है वो 2 वर्ड से डेराइव किया गया है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। ठीक है, इसमें ये अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अभी आगे की बात करते हैं। तो ये तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसे बना इसको हम पहले एक बार जान लेते हैं कि प्रोडक्ट बना कैसे। देखना कैसे बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 लिख रहा है, 2 का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, दूसरा भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं CH3 को मैं इस तरह से करके लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH। ये हाइड्रोजन अगर इस तरह यहाँ पे चला जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो किस तरह से ज्वाइन हुआ, देखो CH3 C, ये OH आ गया, इसके ऊपर H ये है ही है ये वाला, इसके आगे ये CH2 ये CHO, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ये वाला प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा यहाँ पे देखो इन दोनों में से कोई भी पार्ट रिमूव हुआ है क्या, कोई भी पार्ट अलग हुआ है क्या, नहीं अलग हुआ। ये दोनों के दोनों एज सच जुड़ गए हैं, इनमें कोई भी पार्ट जो है, इन दोनों मॉलिक्यूल का कोई भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ। तो आप ध्यान देखना कि जो एल्डोल बन रहा है ये कैसा प्रोडक्ट है, एक एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। अभी हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट है। अगर 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 इस एल्डोल में से क्या हो जाए, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, अल्फा पोजीशन पे से एक हाइड्रोजन, ये 2 है, 2 को मैंने हटाया, इस तरह से लिख दूं, और बीटा पोजीशन पे ये OH, ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और वाटर निकल जाए। और ये कब होगा, ये होगा जब इस एल्डोल को हीट किया जाएगा। हीट करेंगे तो यहाँ पे एक इनेल बनता है ना, इनेल का मतलब इसमें जिसमें डबल बॉन्ड, इसको आप अनसैचुरेटेड कीटोन भी, एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हो। यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इसको हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनी है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म होती है। क्लियर है, समझ में आया है। तो यहां देखना, यहां एक H2O निकला है, यहां से क्या हुआ है, ओवरऑल आप देख रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ है कि 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली या डाइल्यूट NaOH, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हीटिंग किया है। तो ये इनमें से इन दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो मॉलिक्यूल उनमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल गया H2O, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म हुए हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। सिर्फ यहां से यहां तक को एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, यहां तक तो एल्डोल बना है, एल्डोल से फिर -H2 होता है, तब इस पूरी रिएक्शन को, यहां से रिएक्शन को अगर एल्डोल कंडेंसेशन में बोलना चाहूँ, लिखना चाहूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2CH3CHO। इसकी रिएक्शन फर्स्टली हमने किससे करवाई, डाइल्यूट NaOH से करवाई, और सेकंड स्टेप में हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, इस रिएक्शन को पूरी को क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए, तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कीटोन गिव्स कीटोल कंपाउंड कंटेनिंग कीटोन एल अल्कोहल ग्रुप्स। The general name of aldol condensation still applies to the reactions of ketones due to their similarity in aldehydes, similarity with aldehyde। तो एल्डोल और कीटोल, जनरली एल्डोल मतलब एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली बोलते इसको एल्डोल कंडेंसेशन ही है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2 स्टेप हैं, यानी फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमें डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करानी है, और सेकेंड स्टेप जो है उसमें हमें हीटिंग करानी है, तब हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का मिलता है। क्लियर, समझ में आया। एक कीटोन का भी एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। कीटोन अगर मैंने लिया प्रोपेनॉल, क्या लिया, प्रोपेनॉन लिया। प्रोपेनॉन की रिएक्शन अगर हमने किससे करवाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। मैंने बताया था डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूट बेस होना चाहिए।
अब डाइल्यूट बेस होगा तो ये क्या होगा, किस तरह से रिएक्शन होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको कीटोल बोलेंगे, जिसमें कीटोन C डबल बॉन्ड O और OH फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये कीटोल है। इसको जब हीट किया जाएगा तो फाइनल आपको एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। क्लियर? तो एक दो प्रैक्टिस करेंगे, एक बार हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी कि मैकेनिज्म किस तरह से हो रही है, उसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। अभी तो ये इतना सारा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी रिएक्शन का असली मजा तो आगे आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए, आप आगे बताता हूं आपको किस तरह से मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म के लिए मैंने एक कोई जर्नल एग्जांपल ले लिया। देखो जर्नल एग्जांपल है यहाँ पे RCH2CHO, CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एल्डिहाइड उसे डाइल्यूट बेस से करवाई, KOH NaOH कुछ भी हो सकता है, एल्डोल बना, और उसकी रिएक्शन जब उसकी हीटिंग करवाई तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, मैकेनिज्म समझते हैं कि हो कैसे रही है ये रिएक्शन, हो कैसे रही है ये समझिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया, ये इसका ये जो एल्डिहाइड है इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया, और फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, आपको पता ही है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो हैं ये एसिडिक नेचर के हैं, और हमने क्या लिया है, बेस लिया है। बेस का OH क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल के क्या कर देगा, वाटर बना देगा। ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर ले गया और यहाँ पे वाटर निकल गया पहले स्टेप में, और ये क्या बन गया, हमारे पास एक एनाइन फॉर्म हुआ जिसको इनोलेट आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये एनाइन जो है वो इस सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर, सेकंड मॉलिक्यूल जो है किसका, इस एल्डिहाइड का, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब समझना अटैक क्यों करेगा, इसका रीजन समझ लो, अटैक क्यों कर रहा है। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ के आए हैं कि ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये पोलर बॉन्ड होता है, और पोलर होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है, ये नेगेटिव आया है कि बेस जो है, ये बेस जो है वो H प्लस को इसके को निकाल के ले गया और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो यहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बन गया। और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर बेस ने अटैक नहीं किया होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे एल्डिहाइड के। तो कुछ मॉलिक्यूल जो जिनके ऊपर बेस ने अटैक नहीं किया, उनके ऊपर ये एनाइन अटैक करते हैं, और एनाइन अटैक करते हैं तो इस तरह से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। इस कार्बन के ऊपर क्यों अटैक करेंगे ये आप समझ गए, क्योंकि ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 वैलेंस इसकी कंप्लीट है। अब जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। देखिए ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे सिंपल सा है, ये देखो R, यहाँ पे इधर से RCH2, ये वाला पार्ट, इसको ये मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट RCH2 वाला पार्ट ये लिख दिया मैंने, ठीक है, या और यहाँ से इधर से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये C, ये वाला C, ये वाला ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के ऊपर ये लिख दिया। अब इस कार्बन को लिखना है इस कार्बन से अटैच करते हुए, जो नेगेटिव चार्ज था इस कार्बन के ऊपर आया, जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, एक तो C डबल OH जुड़ा हुआ है, और इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से ही एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस कार्बन के ऊपर ये कार्बन ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन हो गया, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। लेकिन ये अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि H प्लस आयंस जो हैं वो कहाँ से आएंगे जी, वो आएंगे वाटर से। देखो वाटर जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। तो वाटर के H प्लस आयंस जो हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं और अटैच हो जाते हैं,
और यहाँ से क्या निकला, OH माइनस आयन निकला। क्या निकला यहाँ पे, OH आयन माइनस जो हैं वो क्या हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए। अब देखना कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में OH आयन यहाँ पे यूज हुए थे, मतलब H प्लस को लेके गए थे, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गए हैं, OH आयन फ्री हो गए। तो OH आयन पहले कंज्यूम हुए, बाद में क्या हो गए, यूज हो गए। तो यहाँ पे OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि एल्कली जो होती है वो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे H प्लस लगेगा तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल। कंडेंसेशन प्रोडक्ट बने, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। और इसका अगर वैसे कॉमन नेम बोलें तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, कॉमन केमिकल नेम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल इसका जर्नल नेम है इसका कंपाउंड का, और ये कॉमन नेम है, केमिकल नेम है। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, ये तो अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा, वो बीटा पे OH ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोल दो, या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक ही रिएक्शन हुई है अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, हीट करना है। और हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसके ऊपर लोन पेयर है, और आपको पता ही है ये अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो H प्लस जो है वो इसके पास जाएगा, और ये दोनों, ये OH और ये H, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बन का OH जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में H2O बनाएंगे। माइनस H2 होगा और क्या बन जाएगा, माइनस H2 होगा, और फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस H2O हुआ है इसलिए इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको यहाँ पे देखो, अल्फा, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल सकते हैं, कॉमनली कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये हमारी बात हुई पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म आप रिवर्स करके एक बार दोबारा से और देखना क्या क्या हो रहा है। सिंपल सी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ हो रहा है। बस आपको ये फैक्टर समझ में आ गए कि कहाँ मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कहाँ ये अटैक होगा, ये थोड़ा सा समझ में आ गया तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म वैसे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंटरमीडिएट पूछ लिया जाए तो आप बता पाएँ। आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या डिस्कस करनी है, ट्रिक डिस्कस करनी है, क्या करना होता है। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हो क्या रहा है, देखो ये एक एल्डिहाइड है और ये मैंने दूसरी एल्डिहाइड ले ली, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले लिए, और दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, एक एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन ले लो, और दूसरी एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो और माइनस H2 कर दो, माइनस H2 करो और आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। देखो यही तो है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का और ये सेकंड मॉलिक्यूल है। दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, वैसे कई बार 2 लगा के लिख देते हैं, यहां पे समझाने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा। बस आपको इस तरह से लिखना है, एक जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसका ऑक्सीजन लेना है और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन से लिखा, इसीलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है, आर यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अल्फा हाइड्रोजन पे प्रेजेंट जो 2 हाइड्रोजन है उनको रिमूव करो, माइनस H2 करो, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोनों को आप वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो ये ट्रिक है सिंपल सा कि एक में से क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है, और दूसरे मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकालने, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और माइनस H2 करना है, ये O ये H2, फाइनल आपके पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कंडीशन लिखना चाहें तो फर्स्टली यहाँ पे डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाइए या डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करवाइए किसी भी, और सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, हीटिंग की है। फाइनली आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्फा बीटा हाइड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है,
ये सिंपल सी ट्रिक है, इसको अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के टाइप्स की। तो एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है? अगर सिंपल सा मैं बात करूं यहाँ पे, सिंपल एल्डोल का मतलब क्या है? सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल का मतलब है कि एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड लिया जाए। जैसे पहले वाले केस में हमने लिया था, जैसे CH3CHO, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CHO लिया, और इसकी रिएक्शन जो है फर्स्ट हमने NaOH से करवाई, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? हीट करवाया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही टाइप का बनेगा। लेकिन अगर 2 टाइप के ऐसे 2 कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए जाएं, इस तरह के 2 कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए जाएं, तब क्या होगा? तब पॉसिबिलिटीज कई सारी बनती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं? यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ध्यान देना। यहाँ पे वैसे तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ बोल रखा है कि अगर दोनों ही, जैसे यहाँ पे CH3CHO, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें देखें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो, समझना इसको। ये मैंने एग्जांपल लिया है ना, और इसमें क्या है? ये CH3CHO और ये CH3CH2CHO, ये एसिटाइल लिया, ये प्रोपेनॉल। ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल को मिक्सचर लिया और एल्डोल कंडेंसेशन करवाया। तो क्या होगा कि 2 प्रोडक्ट तो किससे बनेंगे? इनके सेल्फ, मतलब इसमें भी अल्फा है, अल्फा कार्बन है, और इसमें भी अल्फा कार्बन है, तो इन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब होगा क्या कि ये हमें पता है CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा भी अगर ऐसा ही इसके सामने आ जाए CH2, CH3 को मैंने इस तरह से लिख दिया, और CHO, तो ये पहले में से O और दूसरे में से अल्फा हाइड्रोजन में से H2 निकलेगा, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। ये दोनों ही सेल्फ हो गया। दूसरा क्या है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? CH3CH2CH, ठीक है, और यहां से यहां CHO, और यहां पे A अल्फा हाइड्रोजन, यहां इस पे अल्फा कार्बन ये है, तो मैं ऐसे लिख दूं CH2 CH3 और CHO। तो ये वाला जो है, मतलब 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के इस तरह से कंपाउंड बने, और ये कंपाउंड जैसे ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है ना, ये इस पे नहीं है, ये कार्बन इस कार्बन पे ज्वाइन है। ठीक है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, 2 ये तो हमने बताए सेल्फ, मतलब ऐसा भी तो है कि ये और ये आपस में ज्वाइन हो जाए। क्या ज्वाइन हो? देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या ले, ये बन जाए CH3 CH2 और CHO, तो ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3C, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन से, मतलब इसका जो प्रोपेनॉल है उसका ऑक्सीजन निकले, CH3 CH2 CHO, ये इसका ऑक्सीजन निकले, और इसके 2 हाइड्रोजन निकले, जैसे H2C H2CH, मतलब CH3 को मैंने इस तरह से लिखा, और CHO, तो इसका एक ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन निकले, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो इस तरह से ये 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब अगर आपने 2 डिफरेंट टाइप की एल्डिहाइड ले ली हैं, और दोनों ही एल्डिहाइड कह लें या फिर कार्बोनिल कंपाउंड, और दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास में
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये एक ट्रिक आप जरूर ध्यान रखें, ट्रिक का मतलब समझ में आया। एक कंपाउंड का ऑक्सीजन लेना है और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट टाइप के, मतलब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स का मिक्सचर अगर एज ए रिएक्टेंट ले लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं हम एक एग्जांपल की और की। कीटोन कैन आल्सो यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। मैंने बताया कि एक एल्डो, अभी तो हमने दोनों एल्डिहाइड ले लिए, 2 कीटोन भी ले सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इस तरह से भी ले सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये इस कीटोन के पास में अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे, ये दोनों जो हैं यहाँ पे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये सेल्फ एल्डोल तो नहीं कर पाएंगे, मतलब सिंपल एल्डोल तो नहीं कर पाएंगे, सेल्फ नहीं सिंपल एल्डोल तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इसके पास भी है क्या? नहीं, यहाँ तो इधर तो नहीं है, इधर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो इन दोनों से बन सकता है। कैसे बन सकता है इन दोनों से? कि इसके 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और इसका एक ऑक्सीजन निकल जाए, ये ऑक्सीजन निकल जाए, इसके 2 हाइड्रोजन निकल जाएं और दोनों आपस में रिवर्स होकर ज्वाइन हो जाएं। जैसे CH3CH, तो सॉरी, ये फिनाइल CH, ये फिनाइल CH, ये तो पहले से आया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड से आया, यहां से रिवर्स होगा CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O और फिनाइल, ये बन जाए। ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर क्यों बनेगा ये भी हम बात करेंगे। एक और प्रोडक्ट बन सकता है, क्या बनेगा? देखो, अगर ऐसे ही 2 इसके एक और है, जैसे ये बन जाए दोनों ही, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, सिंपल इन दोनों के, ये दोनों कीटोन सिंपल कर लें, सिंपल मतलब ये C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा भी क्या ले लिया जाए? ये ही लिया जाए। 2 मॉलिक्यूल इस कीटोन के भी बन सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल इस कीटोन के हुए, और इस कीटोन से कैसे बनेंगे? CH, और यहाँ पे मैं बोल दूं ये CH2 है ना, CH3 को CH ऐसे और H2, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में निकल जाए वाटर के फॉर्म में, और फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये C और यहाँ पे CH3, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया, और ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे ये भी, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक, तो इन दोनों में से ये प्रोडक्ट सेल्फ या सिंपल किससे बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा, और ये क्रॉस एल्डोल से बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये क्रॉस एल्डोल से मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो क्रॉस एल्डोल है वो कैसे हो सकता है? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। एल्डिहाइड जो है अगर सेम टाइप की होंगी तो सिंपल एल्डोल हो जाएगा, लेकिन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो गई, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, या फिर 2 कीटोन्स भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के कीटोन भी आपस में क्या कर सकते हैं? मिक्स कर दिया जाए, और वहां से क्या बन सकते हैं? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेंगे, तो इनको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्लियर है? चलिए जी, अब लास्ट में कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं जिनसे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखो, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें ये एक कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करवाई और सेकंड में हीट करवाया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमें याद वही ट्रिक रखनी है कि अल्फा पोजीशन से हमें एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल से, और दूसरे के अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन और एक से ऑक्सीजन निकालना है। कैसे? देखो, हमें क्या करना होगा? सिंपल सा वही काम। देखो, अल्फा कौन सा है? यहाँ पे तो कोई कार्बन है, मतलब कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है नहीं, है ना, ये हम देख चुके हैं। तो CH
थ्री सी डबल बॉन्ड O और ये मैंने लिखा फिनाइल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, यही लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिनाइल इस कार्बन से। और दूसरा जो है, दूसरा मैं इस तरह से अरेंज करूं, इसके CH3 को मैं ऐसे लिख दूं H2CH, तो CH3 हो गया C डबल बॉन्ड O एंड फिनाइल, और यहां से ये H और ये निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3C और ये फिनाइल, मैं सिंपल पीएच लिख देता हूँ, ये ना फिनाइल की जगह पीएच लिख सकते हैं। और ये हो गया, इसके बाद डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और यहाँ पे पीएच, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? डायरेक्ट एल्डोल प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक से हम बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, तो नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या देखना है, वही ट्रिक देखनी है। एक से हमें O लेना है और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो कैसे बनाना है, देख लीजिए एक बार, बस अरेंज करना आना चाहिए। देखो एक तो हमें क्या करना है, ये करना है CH3 CH2 और C, अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 और इधर लिखता हूँ मैं O, क्योंकि मुझे एक से ऑक्सीजन देनी है और दूसरे अल्फा हाइड्रोजन से मुझे देना है क्या, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन से मुझे निकालना है H2। तो या ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब किस में से निकालें, दोनों से करके देख लेते हैं। देखो पहले मैं इसमें से करता हूं, ये H2 और CH ऐसे लिख दूं मैं इसको, C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये CH3। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये भी तो अल्फा ही हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है तो इससे भी तो जा सकता है, तो दूसरी कंडीशन ये तो सेम ही रहे सपोज, दूसरी ऐसी भी तो कंडीशन बन सकती है कि भाई CH2 है ना, ये CH3 यहाँ पे CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इस तरह से इस वाले कंपाउंड से भी निकल जाए। अब प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा। इसको अगर मैं सपोज फर्स्ट प्रोडक्ट बोल देता हूं और इसको मैं अगर सेकंड प्रोडक्ट बोलता हूं, तो आप बताएं फर्स्ट और सेकंड में मेजर कौन सा होगा, अगर आपको आंसर आता है तो देखो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, तो आप इजीली बना दोगे। आप यहाँ पे इस तरह से CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सेकंड प्रोडक्ट अगर बात करें तो यहाँ से ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, और नीचे अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, डबल बॉन्ड C और फिर C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इससे भी तो एक CH3 जुड़ा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और लास्ट में CH3। क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट बने। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, तो मेजर के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स जो होती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा बता देता हूं कि वो एल्कीन्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लो किसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्डेड है कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन जो है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इसी तरह से ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये सभी क्या है, अल्फा कार्बन है। और इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो अब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट करो। फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये 2 ये
कितने 3 2 एंड 3 5 और यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो 5 हुए। सेकंड जो प्रोडक्ट है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर काउंट करो, कितना है 2 एंड 3 5 एंड 3 8 है ना, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप देख लीजिए किस में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए सेकंड जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो एल्किन की उन्हीं की ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी देखो, एल्किन की स्टेबिलिटी यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम रेजोनेंस से देखेंगे कि रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेंस से आती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो तो फिर लास्ट में हम क्या किससे देखते हैं, आई इफेक्ट से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, मतलब इसमें रेजोनेंस दोनों में है, डबल सिंगल डबल यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो इसमें दोनों में ही है ना, दोनों ही कंपाउंड में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो दोनों में इक्वल है। तो अब यहाँ से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, फिर किस पे गए हम, कॉन्जुगेशन पे गए। तो आप यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे रेजोनेंस से क्यों नहीं देखा, तो रेजोनेंस तो दोनों में है ही, इसीलिए हमने रेजोनेंस को नहीं देखा है। ठीक है, फिर हम किस पे आए, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो कंपाउंड है वो 9 स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मतलब मोर स्टेबल एल्कीन। तो ये बात हुई हमारी कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन की। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।